मैं अपने पैर रखूंगा, आप अंतर देख सकते हैं कितना है। ये वाला पोर्शन आप देखो, ये मेरे एकदम पूरा सीट के ऊपर ही आ रखा है। बहुत ही बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर मेरे सामने आपको नजर आ रहा होगा दोनों गाड़ियों में। ये एरिया दे रखा है ना परमानेंट बंद वाला, ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा अगर मैं पीछे बैठ के जाना चाहूंगा। इसकी जो शाफ्ट है उसमें से कट कट आवाज नहीं आती कभी कभार जब गियर को डाउन शिफ्ट या अप शिफ्ट करती है लोड में, उस गाड़ी में बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। अब देखो मार्केट में नई गाड़ी आई है, उसमें डिफरेंस तो बिल्कुल होगा, क्योंकि R&D टीम कुछ अच्छा करने की सोचती है अपने पुराने वाले प्रोडक्ट के कंपैरिजन में। दोस्तों आज सबसे डिमांडिंग वीडियो बनाने जा रहा हूँ। जब से मैंने थार रॉक्स की वीडियोस डालना शुरू करा है, उसका रिव्यू और उसका एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना शुरू करा है, सबसे ज़्यादा सवाल पता है क्या आ रहे हैं? स्कॉर्पियो एन लेनी चाहिए या फिर थार रॉक्स लेनी चाहिए। कई लोग तो ऐसे हैं जिनकी डिलीवरी होने वाली है स्कॉर्पियो एन की, वो कंफ्यूज हैं कि क्या हम इसको कैंसिल करा के थार रॉक्स में चले जाएं, और कई लोग गाड़ी लेना चाह रहे हैं, क्या हमें स्कॉर्पियो एन को छोड़ के थार रॉक्स में जाना चाहिए। वो सारी कंफ्यूजन आज आपकी दूर होने वाली है। इन दोनों गाड़ियों में अंतर है, वो डिफरेंसेस आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं प्राइस डिफरेंस की। लगभग 2 लाख रुपए का अंतर है दोनों गाड़ियों के बीच में। डीजल ऑटोमेटिक 2 व्हील ड्राइव स्कॉर्पियो एन, डीजल ऑटोमेटिक 2 व्हील ड्राइव थार रॉक्स। ठीक है, इंजन की बात करूं तो इसमें थोड़ा सा कम पावर निकालता है, 150 PS के आसपास निकालता है, वो 175 PS के आसपास पावर निकालता है। टॉर्क भी स्कॉर्पियो एन का थोड़ा सा ज़्यादा है अगर हम कंपैरिजन करें रॉक्स रियर व्हील ड्राइव से। अब स्पेसिफिकेशन की बात कर लेते हैं मोटा मोटा। व्हील बेस थार रॉक्स का ज़्यादा है स्कॉर्पियो एन से, और हाइट जो है थार रॉक्स की ज़्यादा है, और लेकिन जो लंबाई है वो स्कॉर्पियो एन की ज़्यादा है, 4600 mm के आसपास है। लगभग मोटा मोटा डिफरेंस देखा जाए लेंथ में 187 mm का अंतर है। अब जिसकी फैमिली बड़ी है उसको चाहिए होगी 7 सीटर, तो 7 सीटर तो आपकी स्कॉर्पियो एन ही है, इसमें सिर्फ 5 सीट आती है। सबसे पहले हम देखना चाहते हैं कि आमने सामने खड़ी करने पे ये गाड़ी लगती कैसी है। अगर देखा जाए चौड़ाई की अगर हम बात करें तो स्कॉर्पियो एन थोड़ी सी चौड़ी है थार रॉक्स से कंपैरिजन में, लेकिन देखने में थार रॉक्स चौड़ी लगती है अगर आप सामने से देखेंगे तो। अगर हम व्हील साइज की बात करें, थार रॉक्स का स्कॉर्पियो एन से थोड़ा सा बड़ा है। और हेडलैम्प्स की बात करें, दोनों गाड़ियों में आपको LED हेडलैम्प्स मिल जाती है, दोनों गाड़ियों में आपको LED DRLs मिल जाती है। अब देखते हैं अंदर कैसा स्पेस मिलता है। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं बूट स्पेस, उसकी पीछे वाली सीट को डाउन करके कितना बूट स्पेस आपको मिलता है, थार रॉक्स में आपको कितना बूट स्पेस मिलता है। सबसे पहले यही दिखाते हैं, आ जाइए। दरवाज़ा कुछ इस तरीके से खुलता है, ये है आपका थार रॉक्स का बूट स्पेस। और अब हाथ के हाथ मैं दिखाता हूँ स्कॉर्पियो एन का बूट स्पेस। इसकी सीट को हम डाउन कर लेते हैं, और मेरे हिसाब से इस स्कॉर्पियो एन का जो बूट स्पेस है थार से थोड़ा सा ज़्यादा है। बोनट हाइट में भी आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। स्कॉर्पियो एन का जो बोनट है थोड़ा सा ऊंचा है और आगे की तरफ स्लोप होता जाता है। इसमें भी आगे की तरफ स्लोप है, लेकिन जो ऊंचाई है स्कॉर्पियो एन से कम है। आप फ्रंट विंडशील्ड देख लीजिए, इसकी जो है एरोडायनामिक है, इसकी बिल्कुल स्ट्रेट कह सकते हैं आप। तो आइए अंदर की तरफ बढ़ते हैं। अंदर अगर आप बैठेंगे तो दोनों गाड़ियों में अंतर है, दोनों गाड़ियों की स्टाइलिंग में अंतर है, दोनों गाड़ियों के फील में अंतर है। हालांकि बोनट दोनों में आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर अब काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम कर दी गई है पहले के कंपैरिजन में, जैसे सॉफ्ट टच वगैरह सब कुछ इसमें मिलता है। आगे पूरा डैशबोर्ड जो है ऊपर साइड से सॉफ्ट टच है, 10 इंच के आसपास की स्क्रीन मिलती है, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है, आपको बड़ी सी सनरूफ इसमें मिल जाती है, और ऑटो डिमिंग IRVM मिलता है, वेंटिलेटेड सीट्स मिलती है। अभी स्कॉर्पियो एन के अपडेट में भी आपको जो है ऑटो डिमिंग IRVM फ्रेमलेस वाला और साथ के साथ वेंटिलेटेड सीट्स भी मिलती है। अब देखिए 3 फीचर इसमें एक्स्ट्रा है अगर हम कंपेयर करें स्कॉर्पियो एन से, कीमत कम होने के बावजूद भी। पहला, पार्किंग ब्रेक जो कि इलेक्ट्रॉनिक है। दूसरा, बड़ी सी पैनोरामिक सनरूफ। तीसरा, लेवल 2 का एडास इसमें ज़्यादा मिलता है। एक और चीज़ है यार, इसमें 360 डिग्री कैमरा, उसको मैं कैसे भूल गया। अब टोटल मिला के 4 हो गए। और रही बात सीटों के कंफर्ट की, सीटों का कंफर्ट इसका कुछ खास नहीं है। मेरा पिछला वीडियो आपने देखा होगा जिसमें मैंने लॉन्ग ड्राइव करी थी, तो वहाँ पर पूरा समझ में आएगा। अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं तो आपको समझ में आएगा। अब बात करेंगे स्पेस की, कितना स्पेस आपको स्कॉर्पियो एन में मिलेगा और थार रॉक्स में मिलेगा। मैं हूँ 6 फीट 4 इंच का, और मेरे पीछे मेरे से कम हाइट के व्यक्ति बैठेंगे, उनकी हाइट अभी पूछते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखा दूँ, ये बोतल यहाँ पर रखी हुई है, क्योंकि इस साइज़ की बोतल
किसी भी डोर में नहीं जा सकती थार रॉक्स के। फ्रंट वाले में आधे लीटर की जा सकती है और रेयर वाले में बिल्कुल भी नहीं जा सकती। ड्राइवर सीट को मैंने एडजस्ट कर लिया है अपने हिसाब से। ये जो पैनल है मेरे पैर पे टकराता है और नीचे मुझे बटन जो है एक्सेस करना है दरवाज़ा बंद होने के बाद सीटों को आगे पीछे करने के लिए, तो उसमें थोड़ी सी मुश्किल होती है। अंडर थाई सपोर्ट कम है, सीटें मैंने थोड़ी सी ऊपर बढ़ा रखी है ताकि मुझे कंफर्ट मिल पाए। अब चलते हैं पीछे की तरफ। पीछे आओ, गोपाल जी बैठे हैं 5 फीट 6 इंच के हैं, उनको कैसा स्पेस मिल रहा है बताओ। सीट्स का जो कंफर्ट है ना, अगर मैं इसे रिक्लाइन करूं तभी मेरे को मिलेगा, पीछे करूंगा तो नॉर्मली अगर मैं लॉन्ग रूट जाऊंगा तो मैं ऐसे करके नहीं बैठ सकता इसको, तो ये अनकंफर्टेबल लगेगी। फिर मेरे को एक चीज़ जो स्कॉर्पियो में सबसे अच्छी और इसमें सबसे बुरी लग रही है वो इसका है विंडो ग्लास एरिया। ये एरिया दे रखा है ना परमानेंट बंद वाला, ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा अगर मैं पीछे बैठ के जाना चाहूँगा। स्कॉर्पियन की जो सीट्स हैं वो इससे थोड़ी वाइड है, इससे ज़्यादा कंफर्ट उसमें मिलेगा मुझे। मतलब चौड़ाई ज़्यादा है तो 3 लोग आराम से बैठ सकते हैं। हाँ, उसमें आराम से बैठ जाएंगे। इसमें थोड़ा बहुत मुझे लग रहा है कि हमारे कंधे वगैरह टकराएंगे आपस में। सबसे जो बुरी चीज़ लग रही है वो इसका वाइट इंटीरियर लग रहा है, जिसमें अगर मैं बच्चों को बिठा के ले जाऊंगा तो ये मुझे लग रहा है आने के बाद ही ड्राई क्लीन कराना पड़ेगा। गोपाल जी के बारे में बता दूं, इन्होंने लगभग 50,000 किलोमीटर के आसपास चला दी अपनी स्कॉर्पियो एन। अब गोपाल जी की बातें सही है या गलत है जानने के लिए चलते हैं हम स्कॉर्पियो एन के अंदर। आइए, स्कॉर्पियो एन के अंदर बैठने में मुझे सबसे पहली चीज़ क्या फील हुई, ये जो ए पिलर है मुझे काफ़ी क्लोज लग रहे हैं मेरे, और उसमें क्या था बिल्कुल स्ट्रेट बॉक्सी डिज़ाइन है, तो पिलर बिल्कुल स्ट्रेट रहते हैं तो रूफ आगे तक जाती है, तो ऐसा लगता है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा एरिया है। अगर हम कंपैरिजन करें विंडशील्ड का, विंडशील्ड इसकी बड़ी है थार के कंपैरिजन में। अब यहाँ पर मैं बैठा हूँ, मैं अपनी कंफर्टेबल ड्राइविंग पोजीशन में बैठा हूँ, मेरे को अंडर थाई सपोर्ट अच्छा मिल रहा है। ये सीट भी काफ़ी अच्छी है, इसका अंडर थाई सपोर्ट भी काफ़ी अच्छा है। लॉन्ग ड्राइव में कोई भी दिक्कत नहीं हुई। लगभग ये गाड़ी इन्होंने 50,000 चला ली है, मैंने लगभग 36-37 हज़ार के आसपास चला ली है, तो ये चीज़ हमने देखी है। यहाँ पर जो पावर वाला जो बटन है सीट का, उसको एक्सेस करने में कोई भी दिक्कत नहीं हो रही है। डोर का जो पैनल है और मेरा पैर है उसमें काफ़ी डिस्टेंस है, मतलब ये जो एरिया है जिसमें मैं बैठा हूँ काफ़ी खुला खुला बैठा हूँ। अब चलते हैं पीछे की तरफ। इसमें मेरे को जो लैग एरिया मिल रहा है वो काफ़ी बेटर है उससे, और अंडर थाई सपोर्ट भी मेरे को उससे बेटर मिल रहा है। दूसरा, इसकी जो सीट्स है, मुझे रिक्लाइन अभी नहीं करी है मैंने, तब देखो आप उससे अच्छा कंफर्ट दे रही है। अब रिक्लाइन करके दिखाओ। एक अगर रिक्लाइन कर दूंगा तो फिर इसमें और अच्छा लगेगा, उससे काफ़ी बेटर है। मेरे को अगर लॉन्ग ड्राइव पे जाना है, हाईवे पे ट्रैवल करना है तो इसमें कर सकता हूँ अच्छे से। इसमें बैठा हूँ, देखो मैं एकदम खुल के बैठा हूँ, पूरा हाथ रखने की जगह भी है, सारा कुछ। बड़ा प्लस पॉइंट है वो है ग्लास एरिया इसका। अब इसमें मैं अगर मैं हाईवे वगैरह पे जाता हूँ तो कभी बोर नहीं होऊंगा, अपने हिसाब से एक्सेस कर सकता हूँ। ये नहीं कि मेरे को आगे आके देखना पड़ रहा है, पीछे आके कुछ भी। आराम से बैठो, आराम से अपना वहाँ ट्रिप एंजॉय करो, तो बोरियत नहीं होगी और क्लास्ट्रोफोबिक तो बिल्कुल नहीं लगेगा इसमें। अंदर बैठते इसमें जो एक खुला खुलापन लग रहा है वो उसमें नहीं लग रहा था, जबकि उसका वाइट इंटीरियर है, इसका डार्क इंटीरियर है। इसमें ज़्यादा लगना चाहिए हमें, बट इसमें ज़्यादा एरीनेस लग रही है हमें उससे ज़्यादा। सबसे प्लस पॉइंट ये है कि सीटें काफ़ी बड़ी हैं उसके कंपैरिजन में और कंफर्टेबल है। हाँ। उससे। और इसमें पैर का देखो आप आराम से फैला भी सकते हो, आराम से नॉर्मल। उसमें मेरे को ऐसे ही करके बैठना पड़ रहा था। फीचर्स के मामले में स्कॉर्पियो एन को थोड़ी दिन पहले तो अपडेट किया गया था, जैसे वेंटिलेटेड सीट्स आ गई थी, ये फ्रेमलेस आपको IRVM मिल रहा था डे नाइट वाला, और अब जो है एडास की भी ज़रूरत है अगर देखा जाए, क्योंकि इससे नीचे लेवल की गाड़ी में अगर एडास आ रहा है तो इसमें भी ज़रूरत है, और साथ के साथ 360 कैमरा जैसे फीचर्स भी इसमें आने चाहिए। मुझे पर्सनली क्या लगता है, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर से ज़्यादा ये जो एनालॉग कम डिजिटल है ना, ये ज़्यादा पसंद आता है मुझे, ये मेरी सोच है। आपको क्या लगता है कमेंट में ज़रूर बताना। इसमें 2 सीट एक्स्ट्रा मिलती हो तो आपको पता ही, कंपैरिजन हम कर नहीं सकते क्योंकि उसमें आती नहीं है। अगर आप इसमें एक सीट फोल्ड करके भी चलाएंगे तो आपको बूट स्पेस इस गाड़ी में ज़्यादा मिल जाता है। एक बहुत ही बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर मेरे सामने आपको नज़र आ रहा होगा दोनों गाड़ियों में, आप देख पा रहे होंगे। अप्रोच एंगल देखिए थार रॉक्स का और यहाँ पर स्कॉर्पियो एन का। काफ़ी आपको ख़राब सड़कों में चलना पड़ता है, एडवेंचरस ट्रिप आप करते हैं, ऑफ रोडिंग आप करते हैं, तो ये बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर है। ऐसे ही आपका जो डिपार्चर एंगल है इसका काफ़ी ज़्यादा है, ग्राउंड क्लियरेंस भी इसकी ज़्यादा है स्कॉर्पियो एन के कंपैरिजन में। अब देखिए, कई लोग होते हैं जिनको शौक है स्टॉक टायर में गाड़ी नहीं चलाने का, उनको पसंद होता है कि इन टायरों को निकाला जाए, थोड़े से चौड़े टायर लगाए जाए अपनी गाड़ी में। तो थार में वो ख्वाहिश आसानी से हो सकती है, थार रॉक्स में, क्योंकि अंदर जो गैप है अच्छा खासा है। आप थोड़ा सा अपसाइज भी करवाना चाहते हैं टायर को तो आसानी से करवा सकते हैं। यहाँ पर थोड़ी सी मुश्किल होती है, आपको थोड़े बहुत जुगाड़ बैठाने पड़ते हैं स्कॉर्पियो में, जो कि आज तक हमने देखा काफ़ी लोगों ने करवाया है। इसके साथ ऐसा नहीं है। आप देखो, दोनों गाड़ियों के फुट रेस्ट की चौड़ाई देख लीजिए और ऊंचाई देख लीजिए, ये काफ़ी ऊंचा है। देखिए, मैं अपने पैर रखूँगा, आप अंतर देख सकते हैं कितना है।
मुझे यहाँ पर देखिए घुटना थोड़ा सा मोड़ना पड़ रहा है। मेरा ड्राइव एक्सपीरियंस तो आपने देख लिया, मेरी लॉन्ग ड्राइव का एक्सपीरियंस भी आपने देख लिया, सब कुछ देख लिया। अब बात आती है स्कॉर्पियो एन के ओनर के पर्सपेक्टिव की। इन्होंने 50,000 चला दी है लगभग। अब इसको चलाकर देखेंगे कि ये कैसे चलती है, क्या फील करवा रही है, क्या अलग फील करवा रही है। आइए। अब इस गाड़ी में बैठती सबसे पहले मुझे इसमें दिखा सीट बेल्ट को एडजस्ट करने का फीचर्स, हाइट एडजस्ट करने का, जो उसमें नहीं है। और सबसे ज़्यादा यूज़फुल फीचर्स है जो ऑटोमेटिक पार्किंग ब्रेक दे रखे हैं इन्होंने। बाकी 2 कप होल्डर। और इसकी क्वालिटी कैसी लगी कैमरे की? देखो कैमरे की क्वालिटी अच्छी है इसकी। इनिशियल पिकअप कैसा है? गाड़ी का जो इनिशियल पिकअप है वो उससे अच्छा है। और सबसे बड़ी बात है अभी जैसा स्टीयरिंग रिस्पॉन्स, स्कॉर्पियन मेरी गाड़ी में तो पर्सनल अभी तक दिक्कत सॉल्व नहीं हुई है। जो चलाते हुए मुझे एहसास हुआ इसका, वो है इसके इंजन गियर बॉक्स की स्मूथनेस। बहुत रिफाइंड है इसका इंजन गियर बॉक्स। एकदम से इनिशियल पिकअप जो है ना वो उससे काफ़ी बेटर है इसका। जबकि ये जो है 150 PS वाली ट्यूनिंग है रियर व्हील ड्राइव, उसमें 175 वाले में कैसा फील करवाएगी ये हमने भी जानना है। स्टीयरिंग का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है। थोड़ा ब्रेक का इशू है, ब्रेक उसके ज़्यादा बेटर है इससे। स्कॉर्पियन में जो मूवमेंट रहती है नॉर्मली वो इसमें नहीं है, इसमें ना के बराबर एकदम। 1-2 चीजें जो है ना इसमें कि लाइक गेट आपके एकदम पास में ही है, बहुत पास है। ये वाला पोर्शन आप देखो, ये मेरे एकदम पूरा सीट के ऊपर ही आ रखा है। अभी जो पैच एकदम वैसा है खराब। और इस पे भी है, बिल्कुल भी नहीं एहसास होने दे रही कि हम लोग इतने हैवी गड्ढों में जा रहे हैं। इतने में तो आप ना उसमें नाचने लग जाते हैं। इसके सस्पेंशन उससे बेटर है। अब देखो मुझे क्या लगता है, जो स्कॉर्पियो क्लासिक और स्कॉर्पियो एन, उन दोनों का जो डिफरेंस है वैसा ही मुझे स्कॉर्पियो एन और थार की ड्राइवेबिलिटी में अब देखने को मिल रहा है। बहुत ही जमीन आसमान का अंतर, बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं है। इन्होंने ना जो स्कॉर्पियन में अपडेट दिए हैं शायद वो इसी चक्कर में दिए क्योंकि इन्हें थार लॉन्च करनी थी। अगर इस गाड़ी में सिटिंग कंफर्ट स्कॉर्पियन जैसा होता तो ये हाईवे के हिसाब से बहुत प्यारी गाड़ी बनती। जो इसकी राइड क्वालिटी है वो बहुत ही अमेजिंग है। बस जरूरत थी तो सिटिंग कंफर्ट की। मेरी 5-6 हाइट है, उसके बाद भी मुझे थाई जो सपोर्ट है वो बहुत कम मिल रहा है इसमें। और जो बैक साइड की जो सीट्स है ना वो भी उसकी ज्यादा वाइड है। इस गाड़ी में ना एक प्लस पॉइंट क्या लगा, जो इसके टायर हैं 19 इंच के टायर हैं इसमें। जो स्कॉर्पियो है ना उसमें 18 इंच के टायर हैं। छोटे मोटे गड्ढे तो ये बिल्कुल भी नहीं पता चलने दे रही। अगर मैं हाईवे पे जाऊंगा ना मुझे सबसे ज्यादा परेशान ये करेगी, क्योंकि इस पे ना मुझे लगता है पर्सनली जैसी ये एरोडायनेमिक नहीं है, इस पे जो मच्छर हो गए या जो कीड़े वगैरह होते हैं वो ज्यादा लगेंगे। बिल्कुल लगेंगे, सही बात है। ये हमने कम से कम इसमें 7-8 लीटर पानी डाल लिया इस पूरी ट्रिप में। और एक चीज और जो मुझे लगी, आपने इसको लंबा करने का एरिया तो दे दिया, फिर भी देखो जो ज्यादा एरिया है ना ये कवर ही नहीं कर रहा है। अगर हाईवे पे आप हो, जो मेन एरिया जब ये कवर ही नहीं कर रहा तो उसका फायदा क्या है। ये गाड़ी ना 60-70 की स्पीड कब पकड़ लेगी आपको पता भी नहीं चलेगा। जो इसका सेंट्रल कंसोल है ना वो उससे ज्यादा आपको प्रीमियम फील कराएगा। स्कॉर्पियन में इतना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन जो ये उससे ज़्यादा आपको ना प्रीमियमनेस दे रहा है, ये फील करा रहा है। अब देखो अंदर बैठा मैं, बैठने के बाद ऐसा लगा सीटों ने मुझे होल्ड कर लिया है। उसके बाद मैंने गाड़ी स्टार्ट करी। गाड़ी स्टार्ट करने में हल्की सी वाइब्रेशन थी उसके कंपैरिजन में, और थोड़ा थोड़ा वाइब्रेशन आ रही है इसकी। और अगर हम देखें उसमें रॉक्स में वो काफ़ी कम कर दी गई है। अब इसको चलाते हैं, स्टीयरिंग में घुमाऊँगा, देखना इसमें एक चीज़ आप महसूस कर पाएंगे, स्टीयरिंग रिटर्न आता है लेकिन काफ़ी टाइम लगाता है, स्लो स्पीड में स्पेशली। उसके साथ नहीं है ऐसा, उसका तुरंत आता है। स्टीयरिंग की रिटर्नेबिलिटी उसकी ज़्यादा अच्छी है, स्टीयरिंग का जो फीडबैक है उसका ज़्यादा अच्छा है, स्टीयरिंग की क्रिस्पनेस यानी कि शार्पनेस उसकी ज़्यादा अच्छा है। ये आपको चलाते ही फील होगा। हालांकि इसका स्टीयरिंग भी लाइट है। अब देखिए यहाँ पर कितनी आसानी से निकली थी, इसने पूरा हिला दिया। एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो रिस्पॉन्स है बैक टू बैक चलाने में काफ़ी चीज़ें समझ में आती है। एक उसको चलाने के बाद आज मैं पहली बार स्कॉर्पियो एन चला रहा हूँ। 3-1 किलोमीटर मैंने उसको चला लिया है। देखिए इसकी पावर भले ही ज़्यादा है, इसका एक्सेलरेशन इतना अच्छा नहीं है अगर हम उससे कंपेयर करते हो। वो काफ़ी क्विक है और थोड़ा सा ज़्यादा नॉइज़ भी इसमें आती है, लेकिन जब ब्रेक में मैंने पैर रखा तो अंतर बिल्कुल महसूस हुआ। एकदम से शार्प ब्रेक इसमें लगे। उसमें इंजन की ट्यूनिंग प्लस गियर बॉक्स की ट्यूनिंग काफ़ी अच्छे तरीके से की गई है, ये अंतर साफ दिखाई दे रहा है। अब थोड़ा सा पीछे रह जाती है सस्पेंशन के मामले में। अब देखो मार्केट में नई गाड़ी आई है, उसमें डिफरेंस तो बिल्कुल होगा,
क्योंकि R&D टीम कुछ अच्छा करने की सोचती है अपने पुराने वाले प्रोडक्ट के कंपैरिजन में, तो वो चीज़ उसमें देखने को मिली है, काफ़ी अच्छी बात है। अब बात पता है क्या है, काफ़ी लोग कह रहे थे थार रॉक्स आगे तो स्कॉर्पियो एन को कौन लेगा, ऐसा नहीं है। प्रैक्टिकलिटी अभी भी इस गाड़ी में ज़्यादा है, फैमिली ओरिएंटेड गाड़ी ये ज़्यादा है अगर हम कंपैरिजन करें थार रॉक से। मुझे लगता है कि इसका अपडेट देना चाहिए और इन सारी चीज़ों को इम्प्रूव करके देना चाहिए, तब बहुत अच्छा रहेगा, तब प्रॉपर डिफरेंस भी फील हो पाएगा दोनों गाड़ियों में। अब देखो, मैंने आपको पहले भी बोला कि जैसे क्लासिक और इसमें डिफरेंस है, वैसा ही इसमें और रॉक्स में डिफरेंस है। देखो क्लासिक को अभी भी लोग ले रहे हैं ना, स्कॉर्पियो एक ब्रांड बन चुका है, स्कॉर्पियो नाम से बिकती है, ठीक है। स्कॉर्पियो की सेल्स में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब एक और चीज़ मैंने महसूस करी, जैसे इसमें इसकी जो शाफ्ट है उसमें से खट खट आवाज़ नहीं आती कभी कभार जब गियर को डाउन शिफ्ट या अप शिफ्ट करती है लोड में, उस गाड़ी में बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। इतना रिफाइनमेंट है। मेरे को पूरे 3000 के मतलब जो ट्रिप में है ना, अभी तक उसमें एक बार भी आवाज़ नहीं आई। हालांकि इसका एक बार रिकॉल आ चुका है, इसका जो शाफ्ट है उसके कुछ बोल्ट वगैरह चेंज हुए थे, उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। गाड़ी एरोडायनामिक है, आप इसके विंडशील्ड का एंगल देख लीजिए, यहाँ पर ए पिलर का एंगल देख लीजिए, कोई विंड नॉइज नहीं आती ज़्यादा तेज़ स्पीड में भी। थोड़े बहुत ये जो इसके बड़े बड़े ORVM है वो आवाज़ करते हैं, वो अगर आप चलती हुई गाड़ी में ORVM को बंद करेंगे और खोलेंगे तो आपको डिफरेंस फील होगा। फ़र्क कहाँ पर पड़वाना चाह रही है महिंद्रा, जो आपका मिड साइज SUV वाला सेगमेंट है जिसमें क्रेटा सेल्टोस आती है, तो उनको छेड़ना चाह रही है, उस मार्केट को कैप्चर करना चाह रही है। बाकी सारी चीज़ें तो आप लोगों के साथ शेयर कर दी है हमने। अब आप डिसाइड कीजिए आपको किस गाड़ी पे जाना है, कौन सी गाड़ी आपको देखने में अच्छी लग रही है, दिखने के साथ साथ कौन सी गाड़ी आपके यूज़ के हिसाब से, यूज़ केस के हिसाब से प्रैक्टिकल है आपके लिए, आपको कितना जो फ्यूल एफिशिएंसी में कॉम्प्रोमाइज़ देखने को मिलेगा। अब सारा डाटा आपके पास है। अब आपने करना क्या है, टेस्ट ड्राइव लेनी है, आपने फील करनी है गाड़ी और उसके बाद डिसाइड करना है कौन सी लेनी चाहिए। तो दोस्तों ये था मोटा मोटा डिफरेंस इन दोनों गाड़ियों में। आपके काफ़ी क्वेश्चन थे तो मैंने जो है ये कंपैरिजन बनाया। हालांकि 5 सीटर और 7 सीटर का कंपैरिजन तो बनता है नहीं, फिर भी काफ़ी लोगों की इच्छा थी जानने की, वो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी। इसके अलावा आपके कोई भी डाउट हैं या मुझसे कुछ छूट गया है तो मुझे कमेंट में पूछिए, मैं आपका रिप्लाई दूंगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द आपसे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, ख्याल रखिए अपना। भारत माता की जय।